नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कैसे हैं? अच्छे हैं ना। आज हम फिर कक्षा 7 हिंदी विषय में इकाई 3 कुत्ते की वफादारी, जिसके लेखक है लल्लू भाई रबारी, जिसका प्रकार है कहानी, जिसका भाग 2 हम आज देखेंगे। हमने देखा कि वफादारी का गुण केवल मनुष्यों में ही नहीं होता, जानवरों में भी होता है। हमने यह कुत्ते की कहानी के द्वारा देखा कि कुत्ता अपनी वफादारी के लिए प्रसिद्ध है, यह तो हम जानते ही हैं। इस पाठ में एक वफादार कुत्ते की कहानी है। जो मालिक उसे प्राणों के समान प्यार करता था, उसी के हाथों उसकी मृत्यु होती है। बाद में मालिक को अपने अविवेक पर पश्चाताप होता है और वह उसकी समाधि बनाकर अपनी भूल का भी वह पश्चाताप करता है। लेकिन वह कहते ने कि अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी कि वफादार कुत्ते ने अपनी वफादारी तो दिखाई, लेकिन मालिक ने बिना सोचे समझे कुत्ते पर वार कर दिया और कुत्ते ने अपनी जान गंवा दी। और जब बाद में वह चिट्ठी पढ़ता है तब उसे पता चलता है कि उसने जो किया वह गलत था। यानी कि कभी भी हमें सोचे समझे बिना कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। यदि वह ठहर जाता, कुत्ते के पास आने का इंतज़ार करता और चिट्ठी पढ़ता, तो कुत्ते के साथ जो उसने किया वह न होता। तो आज हम इस इकाई में स्वाध्याय देखेंगे, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है, ढांचे पर से कहानी लिखिए। कहानी लेखन तो आप 5वीं कक्षा में और 6ठी कक्षा में दोनों में सीखे हैं, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा मेहनत नहीं होगी। यहाँ पर आपको ढांचे तो दिए ही गए हैं कि एक नौकर द्वारा हार चोरी करना, सेठ का सभी नौकरों से पूछना, किसी का चोरी कबूल न करना, सेठ द्वारा युक्ति करना, प्रत्येक को 7-7 इंच की लकड़ी देना, जादू की छड़ी होने की बात कहना, दूसरे दिन दिखाने को कहना, चोर की लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी, घर जाकर हार चुराने वाला नौकर का 1 इंच लकड़ी काटना, दूसरे दिन चोर का पकड़ा जाना। तो हमने इस ढांचे पर से पूरी कहानी लिखनी है और इस कहानी को योग्य शीर्षक और सीख भी देखें। तो कहानी का शीर्षक हम दे सकते हैं कि सेठ की चतुराई। शुरुआत में कि एक सुंदर नगर में माणिकचंद नाम का एक सेठ रहता था। उसके घर में कई नौकर चाकर थे। एक दिन सेठानी अपना कीमती हार मेज पर ही रखकर किसी काम से चली गई। एक नौकर ने मौका देखा और हार चुरा लिया। सेठानी लौटकर आई तो मेज पर हार न देखकर सन्न रह गई। उसने सेठ के हार की चोरी की बात की। सेठ ने सभी नौकरों को बुलाकर पूछा, परंतु किसी ने हार की चोरी कबूल नहीं की। सेठ बहुत बुद्धिमान थे। उन्होंने एक युक्ति की। उन्होंने प्रत्येक नौकर को 7 इंच की लकड़ी दी और कहा, देखो यह जादू की छड़ी है, तुम इसे घर ले जाओ, कल लाकर मुझे दिखाना। जिसने हार चुराया होगा उसकी लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी। तो सभी नौकर अपनी अपनी लकड़ी लेकर घर गए। हार चुराने वाले नौकर ने सोचा, मैंने हार की चोरी तो की है, इसीलिए मेरी लकड़ी 1 इंच कल बढ़ जाएगी। क्यों ना मैं इसे 1 इंच लकड़ी आज ही काट दूं। तो यह सोचकर उस नौकर ने 7 इंच लकड़ी जो दी थी उसमें से 1 इंच लकड़ी काट दी। ऐसा सोचकर उसने अपनी लकड़ी काट दी। दूसरे दिन सभी नौकर अपनी अपनी लकड़ी लेकर सेठ के घर पहुँचे। सेठ ने प्रत्येक की लकड़ी देखी। एक नौकर की लकड़ी 1 इंच कम थी। जरा सा धमकाने पर उसने चोरी अपनी कबूल कर ली। सेठ ने उससे हार वापस लिया और उसे नौकर से निकाल दिया। यानी कि उसकी नौकरी भी गई और हार भी वापस उससे ले लिया। इस तरह सेठ की युक्ति से हार तो चुराने वाले नौकर को पकड़ा दिया। तो यह हम देख सकते हैं कि पूरी कहानी है वह आप अपनी रीत से भी लिख सकते हैं कि किस तरह एक सेठ ने अपनी युक्ति से हार को चुराने वाले नौकर को पकड़ा। तो इस कहानी को आप अपनी तरीके से भी लिख सकते हैं
और इससे हमें सीख मिलती है कि हमें अपनी बुद्धिमानी से कार्य करना चाहिए। तो बच्चों, आपको यह कहानी अपनी नोट में लिखनी है। प्रश्न 2 है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, रात को कुत्ता पड़ाव की रखवाली कैसे करता था? तो कुत्ता बहुत वफादार था। रात को वह सावधान रहकर पड़ाव की रखवाली करता था। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। प्रश्न 2 है, सेठ ने बंजारे के साथ कौन सी शर्त रखी? तो उत्तर है, बंजारा सेठ के पास उधार रुपये लेने के लिए आया था, परंतु रुपये के बदले में गिरवी रखने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। तब सेठ ने बंजारे से कहा कि तुम अपना कुत्ता ही जमानत के रूप में रख दो। जब तुम सारे पैसे लौटा दोगे तब कुत्ता तुम्हें वापस लौटा दूंगा। इस प्रकार सेठ ने बंजारे के आगे रकम के बदले में कुत्ते को गिरवी रखने की शर्त रखी। प्रश्न 3 है, सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? तो उत्तर है कि सेठ के यहाँ चोरों ने डाका डाला था। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। चोरों ने दूर जंगल में जाकर सारा सामान जमीन में गाड़ दिया। फिर वे भाग गए। कुत्ता सेठ जी के जंगल में ले गया और भौंक भौंक कर वह जगह बताने लगा जहाँ चोरों ने माल गाड़ा था। थोड़ा खोदने पर ही चुराया गया सारा सामान मिल गया। सेठ जी की खुशी का पार न रहा। कुत्ते की वफादारी पर मुग्ध होकर सेठ जी ने उसे मुक्त कर दिया। तो आपने यदि पहला वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि अभ्यास में प्रश्न 2 है, उसमें 5वां जो प्रश्न है उसका उत्तर और स्वाध्याय में प्रश्न 3 का उत्तर एक ही है। तो आप एक ही प्रश्न लिखेंगे तो भी चलेगा। प्रश्न 4 है, कुत्ते की वफादारी कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? तो लाखा ने अपने कुत्ते को सेठ को छोड़कर अपने पास आते देखा। जल्दबाजी में उस पर लाठी का प्रहार कर दिया। उससे कुत्ते की मृत्यु हो गई। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। सोच समझकर ही कोई निर्णय लेना चाहिए। जल्दबाजी में काम करने पर बाद में लाखा बंजारा की तरह पछताना पड़ता है। तो स्वाध्याय में आप 1, 2 और 4 यह प्रश्न लिखेंगे तो भी चलेगा। आगे है प्रश्न 3, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्द का लिंग परिवर्तन कर वाक्य फिर से लिखें। आपको एक उदाहरण भी दिया गया है, जैसे घोड़ा दौड़ रहा है, तो घोड़ा का लिंग परिवर्तन क्या होगा? घोड़ी। घोड़ी दौड़ रही है। तो जब हम वाक्य लिखते हैं तो पीछे के शब्द भी कभी कभी बदलते हैं, जैसे कि घोड़ा तो रहा है और जब हमने घोड़ी लिखा तो रही है, क्योंकि वह पुल्लिंग था और नीचे जो हमने वाक्य बनाया वह स्त्रीलिंग है। उसी तरह आपको दूसरा वाक्य दिया गया है, सेठ ने कहा रुपये तो मैं दे दूंगा। तो सेठ शब्द के नीचे अंडरलाइन की हुई है। तो सेठ का लिंग परिवर्तन क्या होगा? सेठानी। सेठानी ने कहा रुपये तो मैं दे दूंगी। आगे है, बंजारे को बहुत दुख हुआ। तो बंजारे शब्द का लिंग परिवर्तन होगा बंजारिन। बंजारिन को बहुत दुख हुआ। तीसरा वाक्य है, ऊँट की पीठ पर सामान लदा है। तो ऊँट का लिंग परिवर्तन क्या है? ऊँटनी। ऊँटनी की पीठ पर सामान लदा है। मैदान में लड़का खेल रहा है। लड़का शब्द का लिंग परिवर्तन होगा लड़की। मैदान में लड़की खेल रही है। आगे है प्रश्न 4, वाक्य में से लिंग आधारित शब्दों के जोड़े मिलाइए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो आपको एक कोष्टक दिया गया है, उसमें कुछ शब्द दिए हैं, जैसे कि सबसे पहला शब्द है शिष्य। तो शिष्य का लिंग परिवर्तन होगा शिष्या, और जिसका वाक्य है शिष्य गुरु की सेवा कर रहा है। तो शिष्या गुरु की सेवा कर रही है। वाक्य हमें ऐसे ही बनाने हैं जिसमें सिर्फ लिंग परिवर्तन हो। जैसे कि नागिन, तो उसका क्या होगा? नाग।
नाग नागिन, नाग फन उठाए बैठा है, नागिन फन उठाए बैठी है। तो इस तरह आप लिंग परिवर्तन के जोड़े बनाकर उसका वाक्य प्रयोग खुद करेंगे। भाषा सत्ता में आपको संज्ञा दी गई है, लेकिन संसार में तरह तरह के प्राणी पदार्थ पाए जाते हैं। हमारे मन में तरह तरह के भाव पैदा होते हैं। प्राणियों के तरह तरह के गुण होते हैं। इन सारे प्राणियों, पदार्थों, भावों और गुण के आधार पर किसी न किसी चीज़ का कोई न कोई नाम अवश्य होता है। जैसे कि मोहन, शेर, कबूतर, ये अलग अलग प्राणियों के नाम हैं। उसी तरह लकड़ी, पत्थर, गुड़, पानी, तेल, ये तरह तरह के पदार्थों के नाम हैं। भारत, पूना, अहमदाबाद, ये तरह तरह के स्थानों के नाम हैं, यानी कि शहर के। उसी तरह हंसी, खुशी, सुख, दुख, गरीबी, ये तरह तरह के भावों के, अवस्थाओं के नाम हैं। तो इन सभी अवस्थाओं के कुछ न कुछ नाम हमने यहाँ देखे। तो उनकी एक व्याख्या होती है संज्ञा की, कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव, गुण या दशा का नाम सूचित करने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। तो आज हम संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। संज्ञा के 5 प्रकार है। कौन कौन से? तो पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। आज हम पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं वो सीखेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी खास व्यक्ति, प्राणी या स्थान को सूचित करने वाली संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि किसी भी प्राणी, वस्तु का जो नाम होता है, उस नाम को जो शब्द सूचित करता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि ये पहला आपने देखा, आशा विमान चलाती है। नर्मदा गुजरात की सबसे बड़ी नदी है। हिमालय भारत का सबसे बड़ा पर्वत है। नीम गुणकारी पेड़ है। तो इन वाक्यों में संज्ञा शब्द कौन सा है वो हमको ढूंढना है। जैसे कि आशा विमान चलाती है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में नाम कौन सा है? आशा। तो आशा शब्द जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा निर्देश करता है। उसी तरह दूसरे में नर्मदा गुजरात की सबसे बड़ी नदी है। तो यहाँ पर नाम कौन सा है? नदी का नाम है, लेकिन कौन सी नदी है? तो नर्मदा। तो नर्मदा गुजरात की सबसे बड़ी नदी है, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा नर्मदा। उसी तरह हिमालय भारत का सबसे बड़ा पर्वत है, तो हिमालय। हिमालय है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द दर्शाता है। उसी तरह नीम गुणकारी पेड़ है। नीम किसे कहते हैं पता है ना? हाँ, जिसे हम गुजराती में क्या कहते हैं? લીમડો। गुजराती में आप शू कही छे? લીમડો। उसी तरह नीम के जो पत्ते हैं वो बहुत गुणकारी होते हैं। वह पेड़ भी बहुत गुणकारी है। तो यहाँ पर कौन सा पेड़ का नाम दिया गया है? हाँ, नीम के पेड़ का। तो नीम गुणकारी पेड़ है। तो आपने देखा कि इन उदाहरण में आशा, नर्मदा, हिमालय और नीम जो शब्द दिए गए हैं वो शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा निर्देश करते हैं। पेज नंबर 16 पे हमें एक वेल दी गई है जिसमें कुछ पत्तियां हैं और उसमें से हमको व्यक्तिवाचक संज्ञा को ढूंढना है और ढूंढकर उस पर राइट की निशानी भी करनी है। जैसे कि यहाँ पर तापी, पेड़, नदी, पर्वत, गुजरात, गिरनार, मोहन, देश, सैनिक, वीर सावरकर। तो इनमें से जो नाम के अंतर्गत आते हैं
उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखेंगे। जैसे कि तापी, तो तापी एक नदी का नाम है, तो उस पर हम राइट की निशानी करेंगे। उसी तरह गुजरात, गिरनार, मोहन, वीर सावरकर, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और व्यक्तिवाचक संज्ञा के बाद आज हम दूसरी संज्ञा जो जातिवाचक संज्ञा है, दूसरा प्रकार पढ़ेंगे। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिसमें पूरी जाति का वर्णन किया हुआ हो। जो शब्द संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं वे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जिससे पूरी जाति का वर्णन हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि रीना खाना खा रही है, तो रीना है वो एक लड़की का नाम है। जबकि मैं कहूँ कि लड़कियां खाना खा रही है, तो लड़कियां पूरी जाति का वर्णन है, यानी कि सभी लड़कियां वहां पर खाना खाने बैठी है। तो कुछ उदाहरण भी आपको पुस्तक में दिए ही गए हैं, फिर मैंने यहाँ लिखे हैं। जैसे कि हमारे देश के सैनिक बहादुर हैं, हमारी गाय का नाम गोरी है, नदी को लोक माता कहते हैं, कुत्ता वफादार प्राणी है। तो इन वाक्यों में से आपको जातिवाचक शब्द कौन सा है वो ढूंढकर उसके नीचे अंडरलाइन करनी है। जैसे कि हमारे देश के सैनिक बहादुर है, तो इस वाक्य में सैनिक शब्द जो है वो जातिवाचक संज्ञा सूचित करता है। उसी तरह हमारी गाय का नाम गोरी है, तो यहाँ पर गाय, गाय शब्द जो है वो जातिवाचक संज्ञा सूचित करता है। नदी को लोक माता कहते हैं, तो यहाँ पर सभी नदियों की बात की गई है, यानी नदी। और कुत्ता वफादार प्राणी है, तो यहाँ पर कुत्ता, क्योंकि कुत्ता वफादार यानी कि एक कुत्ते का नाम नहीं है, पूरी जाति का वर्णन है कुत्ता, तो कुत्ता वफादार प्राणी है। इस वाक्य में जो कुत्ता शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा में आता है। तो आज हमने इन दोनों संज्ञाओं को अच्छी तरह से पढ़ा। और पेज नंबर 70 पे आपको ऐसे दो कोष्टक दिए गए हैं। पहले कोष्टक में आपको जातिवाचक शब्द छांटकर सूची बनानी है, छांटकर यानी कि ढूंढकर। जैसे कि मैंने यहाँ पहले से ही लाइन बनाई हुई है कि इस कोष्टक में जातिवाचक शब्द कौन कौन से हैं, तो छात्र, गाय, लड़का, पेड़, पर्वत, नदी, ये सभी शब्द जातिवाचक शब्द सूचित करते हैं। उसी तरह दूसरे कोष्टक में उचित स्थान पर जो शब्द लिखे हुए हैं वो आपको रखने हैं, यानी कि जो शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में, और जो शब्द जातिवाचक संज्ञा में आता है वह जातिवाचक संज्ञा में आपको रखना है। मैं यहाँ पर लिखती नहीं हूँ, वो आपको लिखना है। फिर भी मैं आपको कौन से शब्द किस बॉक्स में यानी कि किस खाने में रखे जाएंगे वो आपको बताती हूँ। जैसे कि भारत, तो भारत एक देश का नाम है, तो भारत शब्द को हम कहाँ रखेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। हिमालय, तो हिमालय पर्वत का नाम है, तो हिमालय हम कहाँ रखेंगे, वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में। नदी, यहाँ पर किसी नदी का नाम नहीं है, सिर्फ नदी दिया गया है, तो पूरी जाति का वर्णन होता है, तो उसे हम कहाँ रखेंगे, जातिवाचक संज्ञा में। वीर सावरकर जो नाम है तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में लिखेंगे। सैनिक, तो आपको पता चल गया होगा हाँ कि सैनिक है वो कहाँ हम रखेंगे, सैनिक शब्द को हम जातिवाचक संज्ञा वाले कोष्टक में रखेंगे। नर्मदा, क्या है नर्मदा, पता है ना, नर्मदा एक नदी का नाम है, तो नर्मदा नाम है इसीलिए हम उसे
व्यक्तिवाचक संज्ञा के कोष्टक में लिखेंगे। पर्वत, तो यहाँ पर पर्वत का नाम नहीं है, पूरे पर्वत का वर्णन किया गया है, सभी पर्वत आ जाते हैं, तो यहाँ पर्वत को हम रखेंगे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। उसी तरह अंतिम शब्द दिया गया है वो है नीम का पेड़। देखो साथ में आपको लिखा है का पेड़, यानी कि पेड़ जातिवाचक में नहीं आएगा, क्योंकि आगे आपको नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? नीम। तो नीम का पेड़ लिखा है, इसलिए इसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के कोष्टक में लिखेंगे। तो दोनों कोष्टक आपको अपनी नोटबुक में बनाने हैं। और आज हमने इस वीडियो में दो संज्ञाएं सीखी, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। अंत में आपको दिया गया है एक योग्यता विस्तार, जिसमें है कैसे बोलते हैं। यहाँ पर अलग अलग पक्षी और प्राणियों के नाम है और उनकी बोली दी गई है। जैसे कि पंछी, तो पंछी का चहकना, मुर्गे का बांग देना, मक्खी का भिनभिनाना, कुत्ते का भौंकना, भेड़ का मिमियाना, घोड़े का हिनहिनाना। तो इस तरह सभी के नाम के सामने उसकी बोली दी गई है, जो आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, याद भी रखना है और इसे अपनी नोटबुक में भी सुंदर अक्षरों में लिखना है। आपको परीक्षा में कहीं भी पूछा जा सकता है, जैसे कि ऊँट की बोली क्या होती है, तो आपको पता होना चाहिए ऊँट का बलबलाना। तो इस तरह इसको आपको अपनी नोट में भी लिखना है और पढ़ना और याद भी रखना है। आगे है गृह कार्य, जिसमें स्वाध्याय में प्रश्न 1, 2, 3, 4 लिखने हैं, भाषा संस्था में संज्ञा के दोनों प्रकार लिखने हैं और योग्यता विस्तार भी आपको लिखना है। अस्तु।